हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Xe यानी जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के शेप के बारे में। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का शेप तो आपने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पढ़ रखा है, कहानी ख़त्म। तो कहानी यहाँ पर इतनी आसानी से भी ख़त्म नहीं होती है। क्या चीज़ हमको यहाँ पर इसके शेप के बारे में सीखनी है, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो Xe तक पहुँचने से पहले मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप TeCl6 2- के बारे में मुझे बताइए कि क्या इसका शेप होगा, कितने इसमें लोन पेयर है। ये सारी बातें एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। तो टेल्यूरियम आता तो ऑक्सीजन फैमिली में ही है, यानी इसके वैलेंस शेल में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन और मुझे ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और सिंस क्लोरीन यहाँ पर टर्मिनल एटम है और हर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो टोटल 6 क्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली होगी। तो 6 मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बचता है 2, यानी सिर्फ 1 लोन पेयर। इसका मतलब है TeCl6 2- में टोटल 6 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। राइट, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर सेम कैलकुलेशन मैं Xe में करूँ तो क्या कुछ और होगा, ये बात हमको यहाँ पर समझनी है। तो इस बार जेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जेनॉन एक नोबल गैस है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन शेयर करेगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। बचा यहाँ पर भी 1 लोन पेयर। तो Xe हो चाहे TCl6 2- दोनों ही केस में आपके पास 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का शेप तो एक जैसा होना चाहिए। बट बात यही है कि Xe तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन TCl6 2- डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं होता। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। क्या रीजन है इसके पीछे का, यही हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे TCl6 2- को देख रहे हैं। तो TCl6 2- में जो टर्मिनल एटम्स हैं वह क्लोरीन के। क्लोरीन वैसे ही बड़े साइज का एटम होता है, ऊपर से 6 क्लोरीन एटम उसके रिपल्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगा, स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। हिंदी में बोले तो भीड़ भाड़ क्रिएट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोन पेयर जो एक था ना, वो मॉलिक्यूल के बाहर इस तरीके से अरेंज होना नहीं चाहेगा। उसके पास एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्या बेटर ऑप्शन है? अगर हम ये देखें तो जो लोन पेयर है दैट इज फोर्स टू स्टे इन एन अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल इनसाइड द वैलेंस शेल। तो अगर वो लोन पेयर वैलेंस शेल के बाहर आ जाता है तो उस एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर में इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को फोर्स किया जाता है टू कीप दैट लोन पेयर इनसाइड दैट प्योर s ऑर्बिटल इनसाइड द वैलेंस शेल। तो अगर लोन पेयर बाहर है ही नहीं तो ऑफ कोर्स उसका रिपल्शन हमको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, रिपल्शन कंसीडर करना है सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर के ऊपर। ठीक है, उनके बीच में जो भी रिपल्शन होगा बस हमको वही देखना है। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि हाई स्टेरिक क्राउडिंग इज प्रेजेंट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ टर्मिनल एटम्स, जिसकी वजह से लोन पेयर्स विल बी फोर्स्ड टू रिमेन इन अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल इनसाइड द वैलेंस शेल। और इसलिए लोन पेयर विल नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और इस टाइप के लोन पेयर जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल के शेप में नहीं रहता है, उसको हम नाम देते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। राइट, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं। ये जो टर्म है कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखोगे, और जब आप देखोगे तब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। यूजुअली क्लास में टर्म डिस्कस नहीं होता है, बट इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूं कि आपको इस टर्म के बारे में पता चल जाए कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर आखिरकार होते क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि लोन पेयर वैलेंस शेल से बाहर नहीं आया, तो लोन पेयर क्या कर रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से सक्सेसफुली शील्ड कर रहा होगा। ठीक है, और उसकी इस शील्डिंग पावर की वजह से क्या होगा, उसकी इस शील्डिंग पावर की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर लगने वाला जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगी। ठीक है,
तो ये इफेक्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है XeF6। तो XeF6 का शेप तो आपको पहले से ही शायद पता चल गया हो कि वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन अब यहां पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि XeF6 में जो टर्मिनल फ्लोरीन एटम्स हैं उनका साइज इतना बड़ा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अब वो लोन पेयर जो पहले प्योर एस में रहने के लिए बाध्य था, फोर्स किया गया था जिसको प्योर एस में रहने के लिए, अब वो प्योर एस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो लोन पेयर है उसका योगदान रहता है, वो सरफेस की तरफ थोड़ा सा बाहर आता है, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, एक रिपल्शन क्रिएट होता है। और अब यहाँ पर हमको प्योर ऑक्टाहेड्रल ना मिलके डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो लोन पेयर विल एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट टू द मॉलिक्यूलर सरफेस, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि लोन पेयर विल डिस्टॉर्ट द ऑक्टल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल उसकी वजह से हमको यहाँ पर शेप मिलता है। ठीक है, और ऐसे लोन पेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के शेप में, उनको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो मॉलिक्यूलर शेप में कंट्रीब्यूट करता है लोन पेयर उसको स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर बोल देते हैं, जो नहीं करता है उसको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच का अंतर है। तो इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।